प्रिय छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रायोगिक भूगोल में एक टॉपिक है बिंदु विधि या डॉट मेथड के बारे में अपने को मैप में उसको बिंदु विधि का उपयोग भी लाना है और बिंदु विधि से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त करनी है। तो बिंदु विधि से नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है कि इसमें किसी बिंदु का उपयोग किया जाएगा। बिंदु से तात्पर्य डॉट, यानी कि एक प्रकार का डॉट हो जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, और उस स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले डॉट के माध्यम से किसी वस्तु का वितरण दर्शाना हो, तब हम लोग इसको उपयोग में लेके आते हैं। वितरण से तात्पर्य डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस पे दर्शाते हैं? किसी मानचित्र पर। तो ऐसे चित्र जिस पर हम लोग किसी वस्तु के वितरण, जैसे गेहूं है, बाजरा है, कृषि का है, फसलें हो सकती है, जनसंख्या हो सकती है, औद्योगिक स्थिति हो सकती है, या जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन आर्थिक क्रियाओं में कुछ भी वस्तु जिसका हम लोग दर्शाकर उस मैप में दर्शाकर या मानचित्र पर दर्शाकर वितरण दर्शाकर उसकी की स्थिति, उसकी जानकारी को और अधिकतम रूप से सही और सटीक रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो यह एक प्रकार की विधि है जिसमें वस्तु के वितरण को दर्शाया जाता है। किस पर दर्शाया जाता है? किसी मैप पर, और ऐसे मानचित्रों को कहा जाता है वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र में हम लोग विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स यूज करते हैं। जो मैंने आपको पहले एक टेक्निक्स बताई थी कि जो वितरण के लिए हम लोग रंग का भी उपयोग करते हैं, कोरोप्लाथ मेथड जिसे कहते हैं। हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जिसे वर्ण प्रतीक विधि भी कहते हैं। हम लोग रेखाओं का उपयोग भी करते हैं, जिसे ससमान रेखा विधि के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग रंगों का भी, रंग या अन्य प्रतीक है या शेड है, इनका भी प्रतीक हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जिस वस्तु का आप वितरण दर्शाना चाहते हैं वो वितरण हम लोग आसानी से उसको दर्शा सके, और वो जैसा जिस उद्देश्य के लिए हम लोग उस मैप पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं या तो वो उद्देश्य उस पर पूरा हो जाए। इसलिए इस वितरण मैप मानचित्रों पर हम लोग वस्तु का वितरण दर्शाते हैं। ये भी एक प्रकार की वर्ण प्रतीकी विधि ही है, जिसमें प्रतीक के रूप में हमने बिंदु या डॉट को लिया है, और इस बिंदु या डॉट का मान रखकर उसको मैप पर संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। मतलब संख्यात्मक तात्पर्य कि जितने बिंदु है, जितने मूल्य है, उस मूल्य का मान निश्चित करके उसके अनुसार उसके बिंदुओं की संख्या ज्ञात करके हम लोग उस मानचित्र पर उसको प्रदर्शित करते हैं। ये जो इस बिंदु विधि, वर्ण प्रतीक विधि का भाग होने के कारण ये ऐसी, बाकी वर्ण प्रतीक विधि में हम लोग जो भी प्रतीक लेते हैं वो प्रतीक बार बार रिपीट बहुत कम मात्रा में होता है, परंतु इसमें तो एक ही प्रतीक को हर बार या एक ही प्रतीक का बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इसी बिंदु विधि का जब हम लोग किसी मैप पर बिंदु को निर्धारित करते हैं या बिंदु को बनाते हैं या बिंदु को लगाते हैं, तो हमें कुछ सावधानी या कुछ चीजों में पारंगतता होनी चाहिए। अदरवाइज जो आप उद्देश्य या जिस बिंदु को आप दर्शाना या जिस बिंदु के माध्यम से जिस वस्तु को दर्शाना चाहते हैं वो वस्तु सही रूप में न तो दर्शाई जाएगी, न ही उसकी जो औचित्य है वो पूर्ण होगा, आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। तो इसी संदर्भ में आपको 3-4
सावधानियां कह सकते हैं, या आपको दिमाग में, या आप उसे ये कह सकते हैं कि आप परिपूर्ण किसी मैप में बिंदु विधि में परिपूर्णता लाने के लिए कुछ इन बातों का ध्यान भी आपने को रखना पड़ेगा। रखना क्या क्या ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु बिंदु माध्यम के दर्शा रहे हैं उस बिंदु का आकार समान होना चाहिए। आकार समान, यानी कि बिंदु का मान यदि आपने 0.5 mm रखा है, यदि 0.5 mm रखा है, तो वो बिंदु पूरे मानचित्र में 0.5 mm के ही होने चाहिए, और वो सभी रूप से ऐसा नहीं हो कि एक बिंदु वो 0.5 mm का हो, दूसरा 1 सेंटीमीटर का हो, तो ये जो प्रदर्शन है वो फिर जो एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी बिंदु यूज करें, चाहे वो आप उस जिसे कहते हैं आधार बिंदु है, उसका आकार है वो समान होना चाहिए। यदि आप 1 सेंटीमीटर रखिए, मतलब 1 mm रखिए, या 0.5 mm रखिए, या जितना भी आप मान वो जो आकार रखते हैं वो सभी का समान आकार होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, तो समान आकार की या पेन ले सकते हैं, या एक को उसका फिक्स पॉइंट ले सकते हैं जिससे उसकी आकार का निर्धारण किया जा सके। ऐसा भी नहीं हो कि बिंदु लगा तो ऐसे ऐसे लाइनें खिंच जाए, तो बिंदु जैसा बिंदु है वो मान लीजिए इतना दिखना चाहिए कि वो इसके आकार में 1 सेंटीमीटर, तो वो 1 mm है तो वो 1 mm दिखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 mm के आकार है वो दिखाए इतना 2 mm या 10 mm के बराबर, तो ये गलत है। तो अब बिंदु का आकार का निर्धारण यहां पर भी करेगा कि आपके मैप का आकार कितना है, बिंदुओं की संख्या कितनी आ रही है, और बिंदुओं के माध्यम से वो जैसे मान लीजिए मैप का आकार छोटा है और बिंदुओं की संख्या ज्यादा आ रही है, तो बिंदु क्या हो जाएंगे, आपस में चिपके रहेंगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि मैप का आकार बड़ा है और बिंदु आपने छोटे रख दिए, तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो आपका वो गिनने में भी उसको सरलता नहीं रहेगी। तो आकार का निर्धारण मैप के अनुसार भी करना चाहिए, मैप के आकार के अनुसार करना चाहिए, उसके रूप और साथ में वो जो वस्तु प्रदर्शित करे उसके अनुसार भी होना चाहिए, उसकी मात्रा के अनुसार भी होना चाहिए। यदि मात्रा ज्यादा है तो आकार बिंदुओं का छोटा रख सकते हैं, यदि मात्रा कम है तो आकार थोड़ा सा अधिक भी रख सकते हैं। और यह भी निश्चित करना है कि जिस आकार जो क्षेत्रफल जिस क्षेत्र में बिंदु दर्शाने हैं या जिस एरिया में बिंदु दर्शाने हैं वो उसमें आसानी से आ जाए, ऐसा नहीं है कि वो बाहर चले जाए, मतलब किसी और सीमा में चले जाए, या तो इसका भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, आकार समान होना चाहिए। दूसरी बात, बिंदु का मान मूल्य, जो भी आप बिंदु निर्धारित करें उसका मूल्य या पैमाना या स्केल वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु आपने 500 का ले लिया, 500 मूल्य का ले लिया, दूसरा बिंदु आपने 1000 का ले लिया। यदि ऐसा होगा तो फिर आपका पर्पज पूरा नहीं होगा। यदि आप मूल्य चेंज करते हैं तो आकार भी चेंज कीजिए। यदि आकार और मूल्य दोनों दो वस्तुओं के एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि आप आकार एक रख रहे हैं तो आप उस बिंदु के रंग अलग कर सकते हैं या उसकी डिजाइन अलग कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता कि उसको पढ़ने वाला अपने आप उसमें डिफरेंस कर सके, अंतर कर सके कि ये दोनों बिंदु अलग अलग मूल्य के हैं। तो जो भी बिंदु निर्धारित करें उस बिंदु का मूल्य सभी वितरण मानचित्र में एक समान ही होगा। यदि एक समान नहीं है तो वो कैलकुलेशन में भी गलत रहेगा और उसकी उस गलत होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तीसरा बिंदु का प्रदर्शन है, जो मानचित्र में जो भी बिंदु आप लगा रहे हैं उसका प्रदर्शन करना, उसे प्रदर्शित करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। आप लगाएं उसको किस प्रकार से, उसको आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आपके दिमाग। तो प्रदर्शित से तात्पर्य कि मैं जैसे अभी बताया था कि आप बिंदु बनाते समय इस प्रकार कोई डॉट लाइन होना किया था, काफी सारे बिंदु ऐसे लगाते हैं तो कोई तो बिंदु दिख रहा है और कोई बिंदु दिखाई भी नहीं दे रहा।
ऐसा भी आप बिंदु की जगह कहीं आपने लाइन खींच गई तो वो अपने आप में भी वो गलत। और साथ ही बिंदु का लगाते समय ऐसा नहीं हो कि सभी बिंदु एक जगह केंद्रित हो जाए और एक जगह गुच्छे में हो, और ऐसा भी नहीं हो कि सभी जो बिंदु अपने वो पढ़ने पे भी दिखे, वो खुले हुए रूप में दिखने चाहिए। और बिंदु लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस एरिया के लिए है उसी एरिया के अंदर है या किसी और एरिया के अंदर प्रवेश न सके। तो इन चीजों का भी अपने को ध्यान रखें। मतलब बिंदु का निर्धारण या बिंदु विधि में इन 3-4 चीजों का उपयोग या ध्यान रखना आवश्यक है। आकार, मान और प्रदर्शन, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, परंतु इनका अपने को ये 3 विशेष रूप से उपयोग करेंगे, तब आपका बिंदु का द्वारा या बिंदु विधि के द्वारा किया जाने वाला जो भी आपका पर्पज है वो सोल्व हो सकता है। अब बात आती है कि इस बिंदु विधि का उपयोग किन किन वस्तुओं के लिए यह किया जा सकता है। यद्यपि बिंदु विधि का मान ऐसी चीजों के लिए किया जाता है जो संख्यात्मक रूप से अधिक हो और वो विशिष्ट प्रकृति की हो या विशिष्टता लिए हुए हो। तो जैसे जनसंख्या आ गई, जनसंख्या आप ले सकते हैं, जनसंख्या का प्रदर्शन करना है तब हम लोग बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। या पशुपालन आ गया, पशुपालन, पशुओं की संख्या ज्ञात करनी है, ऐसा कर सकते हैं। या कोई फसलें हैं जिसमें किसी एक फसल का उपयोग करना है, एक फसल का प्रदर्शन करना है, तो आप फसल जैसे गेहूं है, अब गेहूं भारत में कहां पैदावार, गेहूं की पैदावार की जाती है तो और कितनी पैदावार की जाती है, तो वो इस पर आप उस बिंदु विधि के द्वारा आप इसको दर्शा सकते हैं। और ऐसे भी तथ्य जिनसे हम लोग वस्तु का वितरण आसानी से दर्शाना हो और वो वस्तु एक ही वस्तु की प्रधानता हो, तब इस विधि को उपयोग में लेके आएंगे। अब यदि इस विधि का उपयोग हम लोग अधिकतम रूप से जनसंख्या के वितरण के लिए करते हैं, तब इसके लिए सामान्यतः इस विधि को 3 रूपों में मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। किसके लिए? जनसंख्या के वितरण को दर्शाने के लिए। तो इसमें जो 3 विधियां आती है वो आती है, सबसे पहले साधारण बिंदु या सामान्य बिंदु विधि कह सकते हैं। इस बिंदु में सामान्यतः किसी क्षेत्र के मानचित्र में हम लोग एक निश्चित आकार के बिंदु का निर्धारण करते हैं, और उस निर्धारण करने के बाद, क्योंकि यह जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, तो अपने को ध्यान रखिए उस मानचित्र में वो जहां जहां जो आपका जो मानचित्र है उस मानचित्र में उसकी प्रशासनिक सीमाएं का ध्यान रखना है। प्रशासनिक सीमाओं के बाद वहां पर प्राकृतिक अवरोधों का ध्यान रखना है, और प्राकृतिक अवरोधों के ध्यान रखने के बाद वहां पर जो सड़क है, रूट्स है और नगरीय क्षेत्र है, ये मैं बात कर रहा हूं कि किसके लिए ध्यान रखना, जनसंख्या के वितरण के लिए बिंदु विधि। तब अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है कि मानव का अधिवास, मानव कहां पर निवास करता है, उन वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए बिंदुओं का प्रदर्शन भी अपने को करना है। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7, ये मान लीजिए केंद्र है। और ये केंद्र कौन कौन से, जैसे ए गांव है, ये बी गांव है, ये सी गांव है, ये डी गांव है, ई गांव है, ये एफ है, ये जी है। अब हरेक गांव की अलग अलग जनसंख्या है, और जनसंख्या के अनुसार मान लीजिए ए गांव की जनसंख्या है आपके 500, बी गांव की जनसंख्या है आपके 700, और डी गांव की जनसंख्या, सी गांव की आपके 800, और ई की है जैसे आपके 200। तो आपको निर्धारित करना है कि कितनी जनसंख्या इसका तो आप निर्धारित कर दीजिए 0.5 mm। यदि आप एक पैमाना निश्चित कर दीजिए कि 0.5 mm का बिंदु है, वो हम लोग उसका चयन करेंगे, और उस बिंदु का जो मान है वो 50 व्यक्ति रखा है। कितना रखा है? तो 50 व्यक्ति यदि हम 0.5 mm बिंदु के रख रहे हैं,
तो 500 व्यक्तियों के लिए कितना बिंदु बनेंगे? 10 बिंदु। तो अब ए गांव जहां जहां है वहां पर 10 बिंदु इसके आसपास में लगाने हैं और समान आकार के। बी गांव में कितने आएंगे? 7 आएंगे, तो बी गांव में 7 बिंदु है। इस प्रकार से ऐसा भी नहीं करना है कि एक आपस में गुच्छे की तरह दिखे, ऐसा भी नहीं करना है कि वो बिखरे उखरे, तो बिंदुओं को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। तो इस प्रकार से सभी मैप में वो बिंदु आसानी से आने चाहिए। बस अर्थ है कि वहां पर प्राकृतिक अवरोध जैसे नदी, नाले, सड़क, इन चीजों को आप उन चीजों पर व उन स्थानों पर बिंदु न लगाकर बाकी जहां शेष जगह है वहां पर आप बिंदु लगा सकते हैं। तो ये जो सिंपल बिंदु के या साधारण बिंदु के रूप में इसका यह प्रदर्शन, मतलब बिंदु सामान्य बिंदु के रूप में जो प्रदर्शन करते, इसे सामान्य बिंदु विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप अलग अलग आकार के बिंदु का आकार समान रहेगा, सभी जगह स्थिति समान रहेगी। ये अब बात आती है कभी कभार आपके सामने कि मान लीजिए बी केंद्र है, यहां ए केंद्र, इसकी जनसंख्या 5000 आ गई और पैमाना अपने 50 का रखा, तब क्या स्थिति आती है कि वहां पर बिंदु कितने आ जाएंगे? 100 बिंदु आ जाएंगे। और कहां 100 बिंदु और कहां 7 बिंदु? तब यदि यहां पर आपके 100 और यहां एक 7 बिंदु या 14 ये 14 बिंदु आ रहे, तो इस 14 बिंदु में तो 14 बिंदु तो आसानी से दर्शा सकते हैं, परंतु 100 बिंदु दर्शाएंगे तो क्या होंगे? ये आपस में बहुत ज्यादा डेंस हो जाएंगे और वो नगर भी हो जाए, वो जो प्रदर्शन होगा वो प्रदर्शन अपने आप जिस पर्पज के लिए, क्योंकि इस जनसंख्या को भी ध्यान रखना है और इसकी जनसंख्या को भी ध्यान रखना है, तो पढ़ने वाला अपना आप कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ऐसा क्या हो गया कि यहां पर इतने सारे बिंदु है और इनकी गणना संभव नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है कि जब इस प्रकार की परिस्थिति हो जाती है तब हम लोग क्षेत्रीय बिंदु या जिसे कहते हैं जनसंख्या को अलग अलग रूपों में दर्शा सकते हैं। मतलब उसकी प्रकृति को मान लीजिए, अब ये जनसंख्या यदि 5000 है तो नेचुरल या कस्बा वगैरह होगा। अब यदि कस्बा है तो कस्बे की जनसंख्या और गांव की जनसंख्या इन दोनों से कंपेरेटिव, तो अब कस्बे की जनसंख्या कस्बे के क्षेत्र में रहे, मतलब ध्यान, मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या उस क्षेत्र में नहीं आ रही। मान लीजिए जितना कस्बा का आकार कितना है 2 या 4 किलोमीटर में, परंतु जनसंख्या कितनी 5000 है, और गांव का आकार ज्यादा है परंतु जनसंख्या कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, तो जो कस्बा है उस कस्बे की जनसंख्या को भी दर्शाना है, उसके लिए हम लोग कस्बे की जनसंख्या के लिए बनाएंगे वृत्त और गांव की जनसंख्या के बनाने के लिए आपके बिंदु। तो अब वृत्त कितना बने और कितने आकार में बने, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक पैमाना निश्चित करेंगे कि बिंदु का आकार निर्धारित करने के लिए अपने कितना रखा, 50 व्यक्ति रखा, तो जितना आया है उसके अनुसार उसकी कैलकुलेट करेंगे, मान निकालेंगे, किसका आर निकालेंगे, तो बिंदु का आर निकाल, जैसे मान लीजिए आर अपने कितने आया था, बिंदु 5000 आया था, ये 5000 का, और ये आपके मान अपने कितना रखा, 50 व्यक्ति का रखा। तो इस प्रकार से यदि हम लोग काटेंगे और इनका अंडररूट वैल्यू निकालने के बाद जितना भी मान आता है वो इसके आ जाएगा त्रिज्या, जो जिसका जितना केंद्र की जो है उसकी अंडररूट वैल्यू, और इसके अंडररूट वैल्यू के बाद जो भी मान आएगा उस मान के अनुसार का उस स्थान पर, मान लीजिए इस त्रिज्या है आपके 1 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर वृत्त का मान, वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब जहां ए पर है वहां पर 1 सेंटीमीटर का ये गोला बना देंगे, तो स्वतः ही
ये मालूम पड़ जाएगा कि ये 1 सेंटीमीटर जहां जहां ये गोला गुजरा है वहां की जनसंख्या 1 सेंटीमीटर के बराबर को प्रदर्शित। तो इस विधि को हम लोग स्टील्जन बोयर या की विधि के नाम से भी जानते हैं, और इसको स्टील्जन बोयर ने बनाई थी तो क्योंकि इसमें जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आकार और जनसंख्या में चेंजेस होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाए कि वो आसानी से उसमें प्रदर्शित किया जा सके। तो ये जो है आपकी